हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट के जनरल नॉलेज वाले बुक से, और बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा। एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। सिंपल जो जितना दिया हो उसमें बताऊंगा नहीं, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बार फिजिक्स में, क्योंकि ज़्यादा नहीं है लुसेंट में, और उससे ज़्यादा जानना भी नहीं है हमें, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है तो इससे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अगर कोई अलग और एग्जाम दे रहा है जो साइंस बेस्ड है, उस पर तो अलग ही बात होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। सबसे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है धीरज, और आप फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हो आप डायरेक्ट, और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। देखिए, एक टाइप का फोर्स है। फोर्स मतलब सिंपल होता है कि फोर्स किसी चीज़ पे अप्लाई किया जाता है ताकि उसको या तो अपने तरफ अट्रैक्ट किया जा सके या धक्का दिया जा सके, यही होता है ना। फोर्स आप क्या करते हो, पुश और पुल। फोर्स का तो यही बेसिक डेफिनेशन है। तो ग्रेविटेशन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसी भी बॉडी को। ध्यान देना, ग्रेविटेशन फोर्स का जो सिंपल डेफिनेशन बोला जाए तो सब बोला जाता है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि सारा बॉडी, जैसे एक बॉडी है, ये इसको अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। M2 बॉडी क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। तो जो फोर्स लगता है वो दोनों सेम लगता है। फोर्स का वैल्यू कितना होता है, एक G m1 इसका मास m1, m2 सेकेंड बॉडी का मास, और डिवाइडेड बाय दोनों के सेंटर। जैसे ये बॉडी है, इसका सेंटर यहाँ पे, ये बॉडी है, इसका भी सेंटर यहाँ पे। इन दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि हम इन दोनों के पेरीफेरी का डिस्टेंस लेते, नहीं, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो है r। तो इसका फॉर्मूला है Gm1m2/r²। तो अगर इसका फॉर्मूला के अलावा और देखते हैं क्या क्या लिखा है। ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, जो हमने बताया, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। देखो, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मासेस के, दोनों बॉडी के प्रोडक्ट ऑफ मास से। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस। देखो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर। क्लियर है ना। तो अब इन दोनों को एक साथ हम लेते हैं, तो ऊपर m1 m2 है, नीचे r² है। और आपको पता होगा, अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट हम लाते हैं, अगर इक्वल टू करते हैं तो f इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन के जगह पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिया, जिसका g इज कांस्टेंट, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका वैल्यू कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। अब क्वेश्चन होता है कि एक कांस्टेंट है, और जो ये वाला है इसका यूनिट इतना कैसे हो जाता है। जैसे इसका यूनिट इतना कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ इसका यूनिट कैसे आता है। देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, ये आपको पता ही है। तो देखो, फोर्स इक्वल्स टू Gm1m2/r²। क्लियर। अब इसका यूनिट क्या है आपको पता है, इसका यूनिट है न्यूटन। इसका यूनिट हम निकाल लेना, इसका यूनिट तो हमें पता ही नहीं है। इसका यूनिट मान लो कुछ है x है। m1 का यूनिट क्या है, मास होता है ना, kg/kg। तो kg² अपॉन रेडियस का यूनिट क्या होता है, r, तो r²। तो न्यूटन r² डिवाइडेड बाई kg, इधर जाएगा तो kg² इक्वल्स टू x। x का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आगे चलते हैं। अब ग्रेविटेशनल एक फोर्स है जो कोई दो बॉडी लगाता है, तो उसी को अगर अर्थ किसी पे फोर्स लगाती है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक बस हमने नाम दे दिया कि अर्थ द्वारा लगाया गया फोर्स को हम ग्रेविटी बोलेंगे। ग्रेविटी क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब इसका हमने वैल्यू डिफाइन कर दिया कि देखो, चंद्रमा भी लगाता है सन पे, सन भी लगाता है, यानी कोई भी प्लैनेट किसी और प्लैनेट सब पे लगाते हैं। उसी तरह अर्थ जो लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटी, और उसका हमने वैल्यू रख दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्लियर है ना। तो देखो,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये है देखो देखो ये क्या लिखा है, दैट इज ग्रेविटी इज द फोर्स बाय व्हिच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। नहीं तो अगर यहाँ अर्थ है, अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो क्या होता है, जो भी बॉडी होती है, जैसे हम जंप करते हैं तो हम एस्केप कर जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये हमें नीचे की तरफ दबाए रखता है। क्लियर है ना। और द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हमने बता दिया कि फोर्स, जैसे ही एग्जांपल लेते हैं, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कैसे हो जाता है। नॉर्मल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो अब एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। क्लियर है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है 1 मीटर पर सेकंड से, बहुत धीरे धीरे चल रही है, आपको कोई और गाड़ी पीछे से धक्का देने लगा, यानी आपको एक्सेलरेट कर दिया, तो आपकी वेलोसिटी जो 1 मीटर पर सेकंड थी हो सकती है 3 मीटर पर सेकंड हो जाए, हो सकता है ना 3 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ना। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ। और एक्सेलरेशन का यूनिट हम कैसे निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट, जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट दिया हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, और पर यूनिट टाइम तो एस नीचे भी आ जाएगा, तो एस नीचे आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो मीटर पर सेकेंड -2, क्योंकि नीचे है, नीचे स्क्वायर ऊपर गया तो -2 हो गया। क्लियर है। देखो अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मासेस ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोई भी मास होगा उससे एक्सेलरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हो या कोई बॉल है, सेम एक्सेलरेशन से ग्रेविटी उसको खींचेगा। क्लियर है ना। अब देखो जी का, जैसे हमने देख लिया कि ग्रेविटेशन होता है, तो क्या ग्रेविटेशन, हर ग्रेविटी जो होता है, अर्थ जो फोर्स लगाती है अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्या हर जगह सेम ही लगता है? नहीं, हर जगह सेम नहीं लगता है। जैसे कहीं कहीं पे ज़्यादा लगता है, कहीं कहीं पे कम लगता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहा है, एक अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट कर रही है, अपने तरफ खींचनी है, यही तो पावर होता है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हो रहा है कि जैसे, हाँ, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है, तो ऐसे रोटेट करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो, यानी इक्वेटर ज़्यादा तेज़ी से रोटेट होता है एज कम्पेयर टू ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट तो स्थिर ही रहता है। मतलब ये पॉइंट अपने जगह, जो पोल वाला जो पॉइंट है अपने जगह पे खड़ा रहता है, भले ही घूमता है। आप किसी चीज़ को, बॉल को घुमा के देखो, बॉल में कुछ लगा के घुमा के देखो तो ये वहीं पर है, चाहे ग्लोब है घुमा के देखो तो ये पॉइंट तो वहीं पर रहेगा, स्थिर है। लेकिन ये वाला खूब ज़्यादा घूम रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। जो पॉइंट इक्वेटर के पास है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम सर्किल है। जो थोड़ा इक्वेटर से ऊपर है वो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। टाइम सबको सेम लग रहा है, एक रोटेशन में इसको जितना टाइम, उसको इतना टाइम। अगर 1 मिनट में ये 4 किलोमीटर चलता है, 1 मिनट में ये 3 किलोमीटर चल रहा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, इसकी स्पीड कम होगी। और पोल वाला तो कुछ चल ही नहीं रहा भाई, रुका हुआ है, लेकिन टाइम उतना ही ले रहा है, तो इसकी स्पीड तो 0 होगी। तो होता क्या है ये, और एक तरफ ध्यान देना, दो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। दो फोर्स होते हैं, एक होते हैं जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स है। जैसे मान लो ये अर्थ के यहाँ पे आप हो, तो इस सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, वो एक होता है सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। हाँ देखो, एक फोर्स लग रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी जो ग्रेविटेशन अपने तरफ आपको खींचती है, ग्रेविटी, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे जो फोर्स लगता है, जो आप घूम रहे हो, घूमने के कारण जो इक्वेटर घूमता रहता है, इक्वेटर घूमता है, इक्वेटर की स्पीड ज़्यादा है, तो इक्वेटर आपको नहीं लगता थोड़ा बाहर की तरफ फेंका रहा है, मतलब यहाँ पे कोई सामान होगा और लगेगा कि बाहर की तरफ फेंका रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोल है इक्वेटर की तरफ। तो जो जिसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन थोड़ा कम रहेगा ना, क्योंकि आपको कोई यहाँ इधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है,
कोई आपको ज़बरदस्ती इधर दे रहा है तो आपको इधर फोर्स आप उतना अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इधर धक्का दे रहा है ना। तो सेम यहीं पे होता है, क्योंकि ये चारों तरफ घूम रहा है, ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो इसका ग्रेविटेशन थोड़ा कम लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है उसको बाहर भी कोई धक्का दे रहा है, तो नीचे थोड़ा कम लगेगा ना। इसीलिए क्या होता है, इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे मिनिमम होता है। इक्वेटर पे ग्रेविटेशन फोर्स सबसे मिनिमम होता है, इसलिए जब भी हमारा सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, तो इक्वेटर के आसपास ही लॉन्च होता है। तो हमारा, आपको पता है, इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, केरला, 11, मतलब इस सब एरिया में ही है, साउथ इंडिया में ही, क्योंकि वो साउथ इंडिया वाला इक्वेटर के पास है। नॉर्थ पोल के पास से अब थोड़ी कोई सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इतना मैक्सिमम ग्रेविटी है, ग्रेविटी से बाहर ले जाना ही सैटेलाइट इतना मुश्किल होगा, स्पेस में क्या पहुंचाओगे। क्लियर है ना। जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है पोल्स के पास, मिनिमम होता है इक्वेटर के पास। यहाँ पे लिखा हुआ है जी डिक्रीजेज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। भाई यहाँ पे जी का वैल्यू, क्योंकि ये बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, तो अंदर की तरफ फोर्स को कम करेगा ना। सिंपल बात है कि आप गाड़ी में, जैसे सिंपल है, आप गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगाने का, ब्रेक का क्या पावर था कि गाड़ी को रोक लेता, लेकिन कोई हाथी पीछे से धक्का दे रहा है तो आपका ब्रेक का पावर खत्म होगा कि नहीं। ऑब्वियसली सेम यही तो होता है। ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से पीछे अंदर की तरफ खींचे, कोई और ज़्यादा फोर्स से ऊपर की तरफ खींचेगा तो ग्रेविटेशन कम लगेगा ना। अगर कोई ऊपर की तरफ से खींचेगा, मान लो 4.8 से, तो नीचे की तरफ कम लगा ना, क्योंकि 4.8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, 5.8 बचेगा ना, 5 बचेगा ना। सेम यही होता है। जी डिक्रीजेज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज इफ द एंगुलर स्पीड। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वेटर के पास एंगुलर स्पीड ज़्यादा होता है ना भाई, घूम लो, इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। यहाँ पे देखो, सेम टाइम में आप ये मूव कर रहे हो, सेम टाइम में मैं ये मूव कर रहा हूँ, सेम टाइम में एक और हमारा दोस्त ये मूव कर रहा है, तो आपका एंगुलर स्पीड सबसे ज़्यादा, उसका मेरा, उसका आपके, हमारे दोस्त का। क्लियर है ना। तो और इक्वेटर के पास एंगुलर स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी वहाँ पे कम होगा, इन्वर्सली बढ़ता है ना, यानी स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ना। अब बताया जा रहा है कि एंगुलर स्पीड अगर जितना अभी अर्थ का है इक्वेटर के पास, उससे 17 गुना हो जाए, तो बॉडी इक्वेटर के पास जो होगी वो वेटलेस हो जाएगी। वेटलेस होने के ग्रेविटेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वेट का मतलब क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम लिफ्ट वाले क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे बताया गया कि वेट ऑफ द बॉडी इन अ लिफ्ट, इसका हेडलाइन है, वेट क्या होगा बॉडी का इन अ लिफ्ट। तो वेट का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, दो चीज़ होते हैं, दो कंसेप्ट होता है, एक मास, एक होता है वेट। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, जो आपका मास है वो होगा ही होगा। वेट होता है कि आप पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ये होता है वेट। वेट का डेफिनेशन होता है m/g। मास होता है m, लेकिन उसमें ग्रेविटेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वेट आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब साफ है, हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस प्लैनेट पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा। नॉर्मल है ना। जिस प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ग्रेविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, नहीं तो कम होगा। क्लियर है ना। नहीं सॉरी, जहाँ पे जी ज़्यादा होगा वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, जहाँ पे जी कम वहाँ पे वेट कम। इसलिए मून पे ग्रेविटी कम है, तो मून पे आपका वेट कम दिखाएगा, कम रीड करेगा, लेकिन आपका मास हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है, वेट कैसे डिपेंड करे। जैसे आप एक लिफ्ट में हो, लिफ्ट अगर, जैसे आप लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं, अपवर्ड जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी वो कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड आराम से। देखो, जब एकाएक लिफ्ट, मान लो लिफ्ट टूट गए, तो लिफ्ट टूटने से होता क्या है कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड एकाएक इंक्रीज हो गई, स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, स्पीड एकाएक इंक्रीज हो गई, यानी 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेट हो गया, एक्सेलरेट नीचे की तरफ हो गया।
होता है ना, जैसे ही टूट जाती है, अगर मतलब ऊपर से उसका जो रस्सी से ज्वाइन है वो टूट गया, तो आप क्या करते हो, मतलब अगर स्पीड इसका बहुत ज़्यादा हो गया तो आप क्या हो सकता है, ऊपर टकरा सकते हो, ऐसा होता है। क्लियर है ना, आप बस समझ जाओ। लिफ्ट अगर स्टेशनरी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट जो होगा वो देखो यहाँ पे, अपेरेंट वेट ऑफ, हाँ, apparent weight of a body इज इक्वल टू द ट्रू वेट, मतलब जो आपका ट्रू वेट होगा, जो आपका धरती पे जो आपका वजन होगा, वही वजन आपका उसमें भी होगा, लिफ्ट में भी होगा, अगर लिफ्ट आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। उसके बाद लिफ्ट अगर एक्सलेट ऊपर की तरफ कर गई, एक्सलेट ऊपर की तरफ गई, देखो वेट यहाँ लिफ्ट के नीचे की तरफ लग रहा है ना, यहाँ पे m/g लग रहा है, लेकिन अगर स्पीड ऊपर की तरफ बहुत तेजी से स्पीड होने लगी, यानी एक्सेलरेट होने लगी, एक्सेलरेट होने का मतलब क्या था, पहले 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड था, फिर 5, फिर 7, फिर 9, जैसे जैसे ऊपर के फ्लोर पे जाते हो ना, आपका क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, यानी एक्सेलरेट होने का मतलब वही है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप ज़्यादा तेज़ी से नीचे धक्का मारे हो, इसका मतलब ये है कि आपका वेट ज़्यादा हो गया, आपका जो ओरिजिनल वेट था उससे आपका अभी वाला वेट, अपेरेंट वेट जो अभी शो कर रहा है वो ज़्यादा शो करेगा। आप यहाँ पे अगर वेइंग मशीन पे खड़े हो तो आपका वेट अभी ज़्यादा शो करेगा, अगर एक्सेलरेशन मशीन पे, मतलब अगर आपका लिफ्ट है एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आपके वेइंग मशीन पे आपका वजन ज़्यादा शो करेगा। क्लियर, समझ गए ना। इफ द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद द एक्सेलरेशन, द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज लेस देन द ट्रू वेट। अगर नीचे आएगा तो ऑब्वियसली मैंने बताया ना, नीचे जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो आपको लगेगा यार आप ऊपर तैर रहे हो, या हो सकता है आप टकरा जाओ, या लगे आपको कि ऊपर तैर रहे हो। क्लियर है ना, मतलब आपका वेटलेस फील करोगे ऐसे। If a cord of the lift is broken, it falls freely in this situation. Weight of the body lift becomes, obviously आप weightless feel करोगे, सीधा ऊपर से टूट गया। This is situation you feel weightlessness. Clear है ना? Why going down if the acceleration is left more than the acceleration due to gravity? अगर gravity लगा रही है 9.8, और नीचे के तरफ अगर आप लगा दिए एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड से, या 11 या 12 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या हो सकते हैं, नीचे से आप उठ जाओगे, आप टकराने लगोगे। आप खुद सोचो, ये सब एज्यूम करोगे, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, एज्यूम थोड़ा कर लो बस हो जाएगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसमें एक बारी और रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा बैक जाके। हाँ, क्लियर। अब बात करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसमें क्या बोलता है, सिंपल एक चीज बोलता है यहाँ पे, देखो सिंपल, ये है सन, ये है अर्थ, दो पोजीशन है। एक पोजीशन है जब सन और अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, इसको बोलते हैं एपेलियन, और इसको बोलते हैं जब पास में होते हैं पेरीहेलियन। क्लियर। तो ये क्या कहता है, ये कहता है जैसे दूर है और ये पास है, तो ये एक चीज ध्यान देखो, जो क्योंकि आपको पता है ये अर्थ है, तो ये अर्थ है, अर्थ घूमता है सन के चारों तरफ, दो पोजीशन लेते हैं अर्थ का, एक ए वाला समय लेते हैं, एक ए वाला समय लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, जो पास होते हैं उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, पी से पास याद रख सकते हो ना, ये पेरीहेलियन और एक ए। क्लियर है, हम याद रखें, ये अर्थ है, दोनों अर्थ है, मतलब दो पोजीशन दिखाया गया अर्थ का। तो यहाँ पे अर्थ आपको लग रहा है यार यहाँ पे तो कम चला है, यहाँ पे इतना दूर चल गया अर्थ, ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थ का स्पीड कम ज़्यादा होता रहता है। देखो एक चीज मैं बता दूं, अर्थ सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता है भाई, अर्थ सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता है, सेम एरिया कवर करता है, क्योंकि A1 = A2 होगा, यानी अर्थ इतना ही कवर करेगा सेम टाइम में, एक मंथ में इतना ही कवर करेगा और एक मंथ में इतना ही कवर करेगा, इतना मतलब कवर करेगा। हमें लगेगा कि यार ये ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन अर्थ ये मानता ही नहीं है। अर्थ क्या करता है भाई, मुझे एरिया कवर करना है, मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है। तो अर्थ को जैसे ही लगा A1 A2, तो अर्थ भले ही ये डिस्टेंस कम ज़्यादा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ को, अर्थ क्या करता है एरिया कवर करता है। यही है केपलर्स का लॉ, यही बोलता है
ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये तो हमें पता है। व्हेन बीइंग एट रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, देखो इलिप्स एक होता है, इलिप्स एक फिगर होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो चीज होती है, ये पॉइंट होती है, दो फोकस होती है इलिप्स में, F1 F2, ये होता है सेंटर, ये बीच वाला होता है सेंटर। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक फोकस पे हमेशा सन होता है यहाँ पे। तो अर्थ एक बार ऐसे मूव करती, हम कभी नहीं सोचना है कि अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव करती है। अगर एलिप्स में मूव करती, एलिप्स का फिगर अगर मैथ्स आप थोड़ा बहुत जानते हो, 11th-12th में लिए होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर नहीं लिए तो ये होता है एलिप्स का फिगर, इसमें दो पॉइंट होता है, दो फोकस होते हैं और ये होता है सेंटर। क्लियर? तो क्या होता है यहाँ पे, तो जो अर्थ मूव करता है सन के चारों तरफ, तो सन हमेशा एक फोकस पे होता है, कभी यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे होगा। मतलब उस सन के रेस्पेक्ट में अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करते। अगर यहाँ सन है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में दूर है, तो ये वाला पोजीशन कौन होगा, एफेलियन। मैंने बताया ना, अगर एक बारी अर्थ यहाँ पे है तो ये पार्ट क्या होगा, पेरीहेलियन। क्लियर है ना? अब देखो सेकंड पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विथ सन, पोजीशन वेक्टर विद द प्लैनेट विद द सन, ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ और यहाँ, at the origin sweeps out equal area in equal time। बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ यहाँ यहाँ नहीं भाई, यहाँ अर्थ अगर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ इक्वल एरिया लिया, तो इतने जितना टाइम में, अगर इतना टाइम में यहाँ पे जितना टाइम लगा वो 1 घंटा लगा, तो सेम टाइम 1 घंटे में यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ऐसे होता है। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम हुआ, सेम समझ गए ना आप? कि देखो एक बार समझ लो, और देखो अर्थ यहाँ से यहाँ मूव किया, अर्थ यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये आपको नहीं लगता, ये आपको डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम लग रहा है, तो आपको लगेगा भाई अर्थ यहाँ पे स्लो क्यों हो गया। लेकिन अर्थ स्लो नहीं हुआ, अर्थ को डिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अर्थ एरिया देखता है कि भाई मैं सेम एरिया सेम टाइम में कवर करूँ। 1 महीने में इतना एरिया, 1 महीने में इतना एरिया, यानी ये दोनों एरिया सेम है, डिस्टेंस से फर्क ही नहीं पड़ता अर्थ को। ठीक है? A consequence of this law is that the speed of the planet increases, ध्यान देना, speed of the planet increases when the planet closer to the sun and decreases when the planet far away from the sun। Obviously आपको सिंपल आप बता दोगे कि भाई अगर कोई, यानी सिंपल आप बता दे रहे हो कि अगर वो पेरीहेलियन पे दो पोजीशन है ना, यानी ये पास में है ये दूर में है, तो जब पास में होता है तो मतलब अर्थ को कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है, ज़्यादा स्पीड में चलने लगता है। जब दूर होता है तो स्लो 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 चलता रहता है। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन होता है भाई ऐसा क्यों होता है, ये भी तो हम सोच सकते हैं ना। इसके पीछे जो नॉर्मल एक फोर्स मैंने बताया था वही फोर्स काम करता है। होता क्या है, चैनल देखो यही समझा देता हूँ। देखो सन की भी ग्रेविटी होती है, सन नहीं ग्रेविटी होती तो अर्थ इतना चालाक है एस्केप हो गया रहता, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप हो गया रहता और अपना किसी दूसरे स्टार की खोज में चल गया रहता। ठीक है? होता क्या है, सन अपने तरफ फोर्स लगाएगा और ये अपने तरफ फोर्स लगाता है, ये बाहर की तरफ लगता है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और ये फोर्स होता है, देखो ये अपने जगह पे क्यों स्थिर रहता है, अपने ऑर्बिट में क्यों स्थिर रहता है, क्योंकि ये फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स है ना। तो सन जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स इसको भी लगाना होगा, तभी तो स्थिर रहेगा। तो भाई ये फोर्स आएगा कहाँ से, ये फोर्स आता है स्पीड से। तो जितना नज़दीक रहेगा उतना स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई ये 2 लोग हैं, आप 2 चुंबक लेते हैं, एक लोहा लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं जो चुंबक बोलते हैं, एक आयरन लेते हैं। भाई जितना नज़दीक रहेगा ये आयरन, जितना नज़दीक लाओगे उतना तेज़ी से मैं खींचूंगा ना, उतना मैग्नेट तेज़ी से खींचेगा ना, उतना तेज़ी से। यानी सेम यही है, अर्थ जितना नज़दीक है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा हो गया। तो अगर ये ज़्यादातर से खींच रहा है, ये ज़्यादातर से खींच रहा है मतलब ज़्यादा पावर से, तो इसके पास ज़्यादा पावर आना चाहिए ना।
भाई अगर होना तो ऑब्वियसली हमेशा इक्वल है। अगर सन ज़्यादा स्पीड से सन ज़्यादा पावर से खींच रहा है तो इसके पास, अर्थ के पास भी ज़्यादा पावर होना चाहिए ना, तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। मतलब ये दोनों फिर इक्वल हो जाएगा और सेम ऑर्बिट में रहेगा। मतलब ना अर्थ एस्केप वगैरह नहीं होगा अपने ऑर्बिट से, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये ज़्यादा पावर से खींच रहा है तो इसके पास ज़्यादा पावर कैसे आएगा, वो गेन करता है वो स्पीड से, तो स्पीड इस समय ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कम होगा क्योंकि ये बहुत स्लो से खींच रहा है भाई, बहुत स्लो से खींच रहा है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर है ना? ज़्यादा पावर लगानी ही नहीं रहा है तो अर्थ को ज़्यादा वेलोसिटी की क्या ज़रूरत है। सेम यही थ्योरी अप्लाई होता है जब हम कोई सैटेलाइट डालते हैं ना अर्थ के चारों तरफ, तो यही होता है। अब देखो, स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज द पेरिजी। ऑब्वियसली पेरिजी मैंने बता देना, पेरीहेलियन को पेरिजी ही बोलते हैं, पेरिजी पॉइंट। मिनिमम कब होगा, जब एपोजी पे होगा। और द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सिंपल बता रहा है कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखो अर्थ को मूव करने में जितना टाइम लगता है ना एक बार में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। कितना है, 365 दिन। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होगा, मीन डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा, मीन डिस्टेंस के क्यूब के। क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बस ध्यान रखना। यही है, द टी इज अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। मीन इज क्यों, एवरेज लेते हैं मीन। भाई एक जगह कम वाला ले या ज़्यादा वाला ले, दोनों को आप एवरेज कर दो, जो बीच का आएगा वो ले लेंगे, है ना। क्लियरली distant planet have larger period of revolution, the time period of nearest planet obviously जो नज़दीक है उसको कम दिन लगेगा रिवॉल्व करने में। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्स, जैसे ये है सन, ये हम मर्क्यूरी पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है तो मर्क्यूरी को भी अपने आप ऑर्बिट चेंज करना नहीं है, तो मर्क्यूरी क्या कर रहा है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है बाहर की तरफ। क्योंकि अगर मर्क्यूरी आराम से हो जाए, मर्क्यूरी ज़्यादा स्पीड से नहीं चलता तो सन अपने तरफ मर्क्यूरी के खींच के दबा लेता। क्लियर है ना। तो मर्क्यूरी को ज़्यादा स्पीड से मूव करना ही पड़ा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड के कारण इसका ये आउटर साइड की तरफ फोर्स लगा, आउटर साइड के फोर्स लगा, वो इक्वल हो गया जो सन लगा रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है ना। सॉरी, सेंट्रीपिटल अंदर के लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि स्पीड के कारण क्रिएट होता है। क्लियर है ना। यहीं तक हम रहने देते हैं। जो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर। और जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस जो आपको कन्फ्यूजन होता रहता है वो भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर। चलिए, थैंक यू।